नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ और इसके लेखक श्री प्रदीप तिवारी जी हैं। बच्चे, इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है कि भारतीय सिनेमा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। और ये 14 मार्च सन 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। उससे पहले मूक फिल्में बनती थी। मूक फिल्में यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, जिसमें ध्वनि नहीं होती थी, ऐसी फिल्में बनती थी और इशारों में जैसे अपनी भाषा या अपनी बात को पात्र जो है भूमिका में प्रस्तुत करते थे। जैसे आप चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखते हैं जिसमें आप मूक फिल्म रहती है लेकिन आपको कहानी पूरी समझ में आ जाती है। और इसके बाद इसके बाद से सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिनेमा में निरंतर विकास होता गया, परिवर्तन होता गया। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। मतलब आलम आरा से ही हिंदी सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है, सवाक फिल्मों की, मतलब जिसमें ध्वनि से युक्त फिल्में बनाई गई। 14 मार्च 1931 को जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो उसके पोस्टर पर लिखा था कि इसमें जो भूमिका निभाने वाले सभी पात्र सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान, मतलब उस फिल्म में 78 लोगों ने भूमिका निभाई थी। तो उसी को इंगित करते हुए कहा गया कि 78 मुर्दा इंसान जो है बोलते बात करते दिखेंगे। मतलब लोगों के जैसे कि एक प्रचार का एक तरीका होता है कि लोग उत्सुक होकर के फिल्म को देखने आएँ, इस तरह से इसका प्रचार किया गया। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस समय जो अवाक फिल्में थी, अवाक यानी मूक फिल्में थी, उनकी भी लोकप्रियता चरम शिखर पर थी। मतलब लोग उस फिल्म को भी देखने जाते थे क्योंकि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था। मूक फिल्में ही थी तो लोग उसी को देखते थे। और लेकिन जब लोकप्रियता के दौर में जब सवाक फिल्मों का आगमन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा हिंदी सिनेमा ने बहुत ही अधिक उन्नति की। अब पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे अर्देशीर एम ईरानी और उन्होंने क्या किया, एक शो वोट नामक फिल्म देखी जो सवाक फिल्म थी, वो मतलब विदेशी फिल्म थी। तो उसको देखने के बाद उन्हें एक प्रेरणा मिली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सवाक फिल्में बनाएं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस फिल्म के बनाने के लिए अपनी एक जो रूपरेखा तैयार की। तो पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा बनाई गई तथा कई गाने जो है ज्यों के त्यों रख दिए गए थे। मतलब पहले फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने जो जितना भी उनसे हो सका प्रयास उन्होंने किया। इस फिल्म में कोई संगीतकार नहीं था, तो संगीतकार न होने की वजह से उन्होंने स्वयं ही उन्हें बनाई थी। मतलब अब जैसे मान लो कोई भी कार्य आप करना प्रारंभ कर रहे हो और ऐसी स्थिति में आपको बहुत अधिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है या बहुत अधिक समर्थन नहीं मिल रहा है किसी का, या आप आर्थिक स्थिति से सक्षम नहीं हो, तो आप क्या करते हो कि आप जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो उसी में आप उस कार्य को कर लेते हो। तो अर्देशीर एम ईरानी ने भी, उनके पास संगीतकार रखने के नहीं थे, सामर्थ्य नहीं था, उन्होंने खुद ही संगीत दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि तो इस संगीत जो दिया गया उसमें तबला, हारमोनियम और वायलिन, ये 3 वाद्य यंत्र बजाए गए थे। और WM खान इस फिल्म के पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में। इसके द्वारा गाया गया जो पहला गाना था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, घर देने की ताकत है। इस फिल्म में साउंड था, इसलिए इसकी शूटिंग जो है रात में करनी पड़ती थी। जब चारों तरफ शांति हो जाती थी तब रात में इस फिल्म की शूटिंग की जाती थी, क्योंकि दिन में करने पर चारों तरफ शोरगुल होता था। तो जब रात में शूटिंग होती थी तो प्रकाश की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो फिर उसके लिए प्रकाश प्रणाली भी
जो है व्यवस्था करने के लिए फिर वही बिजली की व्यवस्था और कैमरा वो लाइट सब कुछ बल्ब व्यवस्था जो भी जितनी भी शूटिंग में आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। इसके पूर्व क्या होता था, जब मुख्य फिल्में बनती थी तो दिन में ही शूटिंग कर लेते थे, दिन में शूटिंग कर लेते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी लाइट की, प्रकाश की। लेकिन जब चूँकि आवाज़ शांत वातावरण चाहिए तो रात्रि में मिलता था और रात्रि में फिर उनको प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस फिल्म में एक और जहाँ अनेक तकनीशियन और कलाकार मिले, वहीं अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मुक्त तथा 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। बताओ, अर्देशीर ने जो एक यात्रा प्रारंभ की वो इतनी लंबी अवधि तक चली और जब सवाक फिल्में आने लगी तो लोगों को अच्छा लगने लगा। पहली सवाक फिल्म आलम आरा में हिंदी उर्दू के जो मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा तथा गीत संगीत नृत्य इस सब का संयोजन उसमें मिला, मतलब उसमें हिंदी उर्दू सभी शब्दों का प्रयोग किया गया और गाने भी उसी तरह के शब्दों को तालमेल बैठा करके लिखे गए थे। जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी और विट्ठल इसके नायक थे। विट्ठल उस समय मतलब नायक की भूमिका में फिल्मों में काम करते थे। विट्ठल को चूँकि उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी इसलिए उन्होंने अपने मतलब उन्होंने वो फिल्म जो ली थी उसमें से उनके जो निर्देशक थे उन्होंने उसे हटा दिया। अपने समय के प्रसिद्ध नायक विट्ठल को इसी कमी के कारण फिल्म से हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया था, दूसरे व्यक्ति को नायक बना दिया गया था। विट्ठल को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुकदमा कर दिया निर्देशक पे, जब आपने एक बार मेरा चयन किया तो फिर आप मुझे क्यों हटा रहे हैं। तो उस मुकदमे में फिर उन्हें जीत हुई और उनका वो मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो पाकिस्तान के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। मुकदमे की जीत के बाद उन्हें फिर नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल की सफलता और लोकप्रियता और बढ़ गई, विट्ठल को लोग और अधिक जानने लगे। उन्होंने लंबे समय तक नायक तथा और स्टंटमैन की भूमिका में काम किया। स्टंटमैन यानी जो बहुत से जटिल दृश्यों को आप देखते हैं कि जो नायक है पहाड़ से कूद रहा है, हवाई जहाज़ से कूद रहा है, यान से दौड़ते दौड़ते जा रहा है, ट्रेन पे चढ़ जा रहा है, बहुत सारे जो आप ऐसे स्टंट फिल्में देखते हैं, स्टंट चीज़ें देखते हैं, तो उनको नायक नहीं निभाते हैं। आज की फिल्मों में तो नायक नहीं निभाते हैं, जो उनकी जगह पे जो दूसरे व्यक्तियों से वो दृश्य करवा लिया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं के भी दृश्य में महिलाएं भी जो स्टंट करती हैं उन दृश्यों को भी हीरोइनें नहीं करती, नायिकाएं नहीं करती हैं, बल्कि पुरुष ही उनके वस्त्र को पहन करके, उनकी जैसे वेशभूषा को पहन करके उन दृश्यों को फिल्माते हैं। नहीं तो पता लगा एक ही फिल्म में नायक नायिका ख़त्म हो जाएंगे। जो इतने खतरनाक दृश्य वगैरह आप देखते हैं, इन सब दृश्यों को फिल्माने में जो मुख्य नायक और नायिका होती हैं उनका उसमें भूमिका उनकी नहीं होती है। अन्य जो अब नए ज़माने में ग्राफिक्स की मदद से आ गया है, लेकिन पहले जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो वो स्टंटमैन ही करते। आज भी स्टंटमैन है, ऐसा नहीं, आज भी स्टंटमैन काम करते हैं। फिर वो स्टंटमैन की से लगता था कि वो वास्तव में वही व्यक्ति उस दृश्य को कर रहा है जो मुख्य नायक है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं था। जब हम लोग भी छोटे थे तो सोचते थे कि हीरो इतनी ऊंचाइयों से गिरते हैं और मरते नहीं, इनके हाथ पैर नहीं टूटते, और हम लोग दीवार पर से अगर गिर जाएं, छत पर से फिसल जाएं तो हाथ पैर टूट जाते हैं। तो पता लगा नायक दीवार पर से कूद रहे हैं और उसके बाद फिर अपने जो है पुरानी स्थिति में आ जाएं, यथावत हो जा रहे हैं, तो मन में उत्सुकता होती थी। तो उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने स्टंटमैन का काम किया था। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया था। 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म मजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, ये फिल्म 8 सप्ताह तक लगातार चलती रही। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने लगातार। 10 फुट लंबी तथा 4 महीनों में तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी।
मतलब इतनी भीड़ हो जाती थी कि नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगाना पड़ता था। इस तरह से जो सवाक फिल्मों में बहुत सारी फिल्में बननी शुरू हुई, फिर जो लोगों की पसंद थी, लोग जिसे देखना चाहते थे। अब जैसे पौराणिक फिल्में थीं, पारसी रंगमंच के नाटक थे, प्रेम कथाएँ थीं, अरबी फारसी प्रेम कथाएँ, अरबी कथाएँ, प्रेम कथाएँ, सामाजिक विषय पर भी फिल्म बनने लगी। जैसे खुदा की शान फिल्म बनी थी, जिसमें महात्मा गांधी जैसा किरदार मतलब भूमिका थी, और इस कारण अंग्रेज़ों ने इस फिल्म पर गुस्सा भी प्रकट किया था, खुदा की शान फिल्म पे। सवाक फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके जो निर्माता निर्देशक थे अर्देशी रम ईरानी, इनको सम्मानित किया गया। तो इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कह करके सम्मान दिया गया, तो उन्होंने कहा कि बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपना एक ज़रूरी योगदान दिया है, मुझे इस तरह के खिताब की आवश्यकता नहीं है। तो इससे अर्देशी रम ईरानी की विनम्रता का पता चलता है कि वो कितने विनम्र थे। सवाक फिल्मों के इस दौर में जो पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस की गई। अब धीरे धीरे लगा कि और अगर नायक बहुत अधिक जो है गुणों वाला रहेगा, पढ़ा लिखा भी हो, शिक्षित भी हो, भाषा का ज्ञान हो, और गायन में भी थोड़ा निपुण हो, नृत्य में निपुण हो, मतलब जिसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड होना, यानी सर्वगुण कुशल संपन्न होना, सर्वगुण संपन्न होना, तो ऐसे नायकों की आवश्यकता पड़ने लगी। धीरे धीरे अभिनय के साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, और दोनों में भाव की भी अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिए जाने वाले जो व्यक्ति गाने में भी कुशल थे, उनको स्थान मिलने लगा। इस दौर में गायक अभिनेता भी पर्दे पर आए, जैसे आपने किशोर कुमार की फिल्में भी देखी होंगी, और किशोर कुमार देखो इतना अच्छा गाते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो नायक और नायिकाओं में, जैसे सुरैया थी, बहुत अच्छा गाती थी और फिल्मों में अभिनय भी करती थी। तो नायक और नायिकाओं के इस तरह के नायक नायिकाओं को प्रमुख भूमिका मिलने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि जो फिल्में बनने लगी, उसमें हिंदी उर्दू की मेल जोल वाली जन प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि फिल्में हिंदू भी देखते थे और मुसलमान भी देखते थे। तो इसलिए उन दोनों भाषाओं के सम्मिश्रण से जो भाषा बनती थी, इसलिए आप देखते हो कि फिल्मों में कहीं बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, और अगर बहुत शुद्ध हिंदी की फिल्में बनी भी हैं तो वो हास्य के दृष्टिकोण से बनी हैं कि लोग हंसते हैं उसको सुन करके। हालांकि ये हमारे लिए बड़ी विडंबना है, हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी की फिल्में बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। अब जो भी उस समय की व्यवस्था की जो भी स्थिति थी, उसी अनुसार कार्य हुआ। लेकिन दोनों, चूँकि जो निर्माता निर्देशक होते हैं, उनका उद्देश्य तो ये होता है कि हमारा फिल्म जो है अधिक से अधिक जन लोग देखें और हमें अधिक से अधिक आमदनी हो। तो इसलिए वो हर तरह के उन दृश्यों को उसमें डालना पसंद करते हैं जिससे उनके दर्शकों की संख्या बढ़े। तो इसलिए जो है इस तरह की भाषाओं का प्रयोग है। सिनेमा में जो है दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। मतलब जो भी आसपास के परिवेश में घटित होता था, उसी को आधार बना करके फिल्में बनने लगी। तो जैसे कि अब अभी देखो, इस समय तत्काल में बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं जो सत्य घटनाओं पे आधारित हैं। जैसे उरी का आपने देखा, अभी कल मैं शेरशाह फिल्म देख रही थी, उसमें भी देखो सत्य घटना पे आधारित है। तो बहुत सारी फिल्में अब सत्य घटनाओं पे भी बनती हैं, और ज़्यादा वो प्रेरक और जो है हमारे लिए जो है अवसर के अनुकूल फिल्में हैं जिनसे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो आगे है माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की। अच्छा, जो हीरो हीरोइन उस समय के नायक नायिका जिस तरह के वेशभूषा पहनते थे, कपड़े पहनते थे, उनको देखने वालों की भी या अपनाने वालों की भी संख्या अधिक थी, जिसको कहते हैं ना फैन फॉलोअर्स, मतलब जो प्रशंसक होते हैं वो। तो उस तरह से सुलोचना के भी बहुत सारे जो युवतियाँ थीं, वो उनकी तरह हेयर स्टाइल करती थीं और उसी तरह कपड़े पहनना पसंद करती थीं। औरतें अपने बालों की केश सज्जा जो है सुलोचना की तरह करती थी। और यह फिल्म जो है भारत के अलावा, जो भारत में फिल्में बनती थी, भारत के अलावा लंका, श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी खूब पसंद की जाती थी, वहाँ भी ये फिल्में दिखाई जाती थी। भारतीय सिनेमा के जनक जो थे दादा साहब फाल्के को भी सवाक सिनेमा के जनक अर्देशी ईरानी की उपलब्धि का सहारा
लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो चुका था। दादा साहब फाल्के भी बाद में आए और उन्होंने भी उससे अर्देशीर मीरानी से बहुत सहयोग लिया या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और दादा साहब फाल्के को भी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। मतलब हिंदी सिनेमा को उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। हाँ, दादा साहब फाल्के दादा साहब फाल्के अवार्ड देते हैं और यह अवार्ड जो है, यह जो पुरस्कार है बहुत ही सम्मान को दर्शाता है। उस जिस नायक को या नायिका को मिलता है वो एक बहुत ही